हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एनवायरनमेंट की अगली टॉपिक पढ़ेंगे। वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम और चौथा हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, जिन दोस्तों ने अगर उसको नहीं देखा है तो चैनल में आप जब जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। वहाँ आपको ये सारी टॉपिक जो मैंने कहा चारों सब मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरू किया जाए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग या इसी को बोलते हैं हिंदी में भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन, एक तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्या है। ये इस तरह से भी ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पर्यावरण में देखा जाए तो अधिक क्वेश्चन करते हैं आपके इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से एंड ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से बनते हैं इन टॉपिक से। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू किया जाए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का अगर मीनिंग है कि मेन इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, तो शब्द में ही छुपा है वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब पृथ्वी का तपना या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, भूमंडलीय तापन। तो बात आएगी पृथ्वी का औसत तापमान कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बात की जाए कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, उसकी संकल्पना किसने रखी, तो जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी। और कब, 1824 ईस्वी में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आगे आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ग्रीन हाउस गैस क्या है और ग्रीन हाउस नाम क्यों पड़ा और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसी पर चर्चा किया जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए, हरित गृह प्रभाव हिंदी में कहते हैं। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस, जिसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये पृथ्वी के वातावरण में ही मौजूद रहती हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा वायुमंडल के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस हैं वायुमंडल के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। इसी को कहते हैं हरित गृह प्रभाव। तो समझ गए हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पृथ्वी के वातावरण में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं ये वायुमंडल के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बना देती हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। वो ग्रीन हाउस गैस कौन है जो ये काम कर रही है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, मीथेन, जल वाष्प, वाटर वेपर एंड ETC। अभी आगे और बताएंगे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं क्योंकि पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो आप समझ गए ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, इन्हीं की मदद से ये काम होता है, इसको हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। अब देखिए नोटिस पॉइंट क्या लिखे हैं, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। सोच लीजिए, हरित गृह प्रभाव अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव ना हो। कैसे, अब समझिएगा। इस डायग्राम को देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब सूर्य दिन भर क्या हो रहा है, पृथ्वी के हिस्से पे, जिस हिस्से पे उसका प्रकाश पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो क्या होगा, जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सम्मुख पड़ रहा है वहां हम दिन कहते हैं। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, अपने धुरी पर घूम भी रही है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सम्मुख पड़ा दिन भर, तो यहां दिन भर क्या हुआ, दिन भर इसने सूर्य के प्रकाश को लिया तो ये पूरा भाग हीट हुआ, गर्म हुआ। अब जब ये भाग इधर मूव करेगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा। तो अब शाम और रात के समय में क्या हुआ, जो गर्म भाग है वो उष्मा को विकिरण के रूप में निकालेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझिएगा। स्थल मंडल ये पृथ्वी है, यहां से दिन भर जो गर्म हुआ, जब पृथ्वी मूव की शाम को तो अब ये हीट को विकिरण के रूप में निकालना शुरू करेगा। तो क्या पूरी उष्मा अंतरिक्ष के बाहर निकाल देगा, नहीं, जो विकिरण निकल रही है उसका कुछ हिस्सा जो ये धूल के कण है, ठीक, यहाँ पे मौजूद जो गैसें हैं, ठीक है, और ये जो बादल है ये
एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में निकल जाता है। इसी को बोला जाता है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। और इसी के चलते पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि रात में जो पृथ्वी का तापमान हमेशा रहता है वो वातावरण का, वायुमंडल का 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कि हम लोगों को ठंडी नहीं लगती। अगर ये वायुमंडल की चादर नहीं होती, अगर ये पूरा का पूरा निकल जाता विकिरण, तो क्या होता, यहाँ हम लोग दिन भर धूप में तप जाते, जल जाते, और रात के समय 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता तो ठंड से सिकुड़ के बर्फ बन के मर जाते, ठीक है। इसी को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में अंतर क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको समझा ही दिए, अब आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। ये सब धूल के कण है, ठीक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? अब आज के समय में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण कैसे बढ़ा? जो ग्रीन हाउस गैसें थी, देखिए अब इसकी बात आई, CO2, CH4 जल वाष्प, ये शुरू से हैं, लेकिन अब इनके परसेंटेज में वृद्धि हो चुकी, ठीक है। अब इनकी मात्रा बढ़ गई, ठीक। तो पहले जो मात्रा इनकी थी वो इतनी थी कि जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ही नहीं थी। लेकिन आज पोल्यूशन के चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉसिल फ्यूल के चलते जो काम हो रहा है, ये सब क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किए। कैसे? क्योंकि ये लोग गैसों की मात्रा को बढ़ाने लगे, ग्रीन हाउस गैसों की। और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो वायुमंडल में धूल के कण जो दिख रहे हैं आपको, इनकी चादर और मोटी होनी शुरू हो जाएगी। धूल कण मोटे हो गए, गैसों की मात्रा बढ़ गई, तो अब बताइए पृथ्वी दिन भर तपी तो जो विकिरण अब पहले की मात्रा में निकल रहा था उतना निकलेगा नहीं, इसका अब ज्यादा से ज्यादा भाग क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा धूल कण के द्वारा, ग्रीन हाउस गैस के द्वारा, बादल के द्वारा। अब बहुत कम भाग अंतरिक्ष में निकलेगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब समझ गए? पृथ्वी का अत्यधिक ही तपना, पृथ्वी अधिक गर्म हो जाना, यही 14 डिग्री सेल्सियस के पार इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाना, इसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आप अंतर दोनों में समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है ये ग्रीन हाउस गैस नाम कैसे आया। तो देखिए नोटिस पॉइंट यहाँ छोटे से में लिखे हैं, इस बॉक्स को देखिए। यूरोप में सबसे पहले ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू हुई, हरित गृह कृषि, ठीक है, ग्रीन हाउस फार्मिंग, ये यूरोप में शुरू हुई, ठीक। क्या किया गया, यहाँ आप इंडिया में भी ये काम देखे होंगे, बड़ी सी बाउंड्री, एक कैंपस लेके बाउंड्री बना के और उसके ऊपर ग्रीन शेड लगा दिया जाता है, हरे रंग की चादर, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अब सूर्य की प्रकाश आएगा इसमें से, तो ये इसमें से सूर्य का किरण इसमें घुस रहा है, ये तपिश हो रही है और यहां से हीट अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब धान, गेहूं, चावल की खेती नहीं होगी, वो बड़े पैमाने पे चाहिए छोटी कृषि करने के लिए, जहां पे जिस पौधों को तापमान अधिक चाहिए उसके लिए बनाया गया है कि ग्रीन शेड रहेगा, उसमें से सूर्य की किरणें आएंगी, अंदर जो हीट पैदा होगी सूर्य किरण से टकरा के अंदर जो गर्मी पैदा होगी वो उसमें फिर बाहर नहीं जाएगी, और यहाँ का तापमान इस फसल के लिए उच्च तापमान मेंटेन रहेगा, जिससे यहाँ क्या खेती होती थी, तो शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, ऐसे चीजों की खेती होगी और ये इनके लिए अनुकूल होगा। तो क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। आइए उसी की आगे अब चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप समझ गए ना कि ग्रीन हाउस नाम क्यों आया गैस का, क्योंकि यूरोप में ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू हुई और ये ग्रीन चादर थी, इसी कारण जो गैस अंदर रह गई है वो बाहर नहीं जा रही थी, वो जो हीट अंदर है, रेडिएशन अंदर है, वो अंदर रह गया, यही रुक गया, इसीलिए इसका नाम आया ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अभी आपको बताया ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। और ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, वाटर वेपर जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब आपके क्या हैं, ये आपका सब का सब ग्रीन हाउस गैस है। तो एक तो ग्रीन हाउस गैसों में इसकी वृद्धि सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का आपसे सिंपल सा पूछे कि इसका मेन कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि इसका मुख्य कारण है, ठीक है।
अब ये वृद्धि होती कैसे है, ठीक है, तो उसको बाद में चर्चा किया जाएगा। पहले देखा जाए कि इन भी सारे गैसों में सबसे मुख्य गैस कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन करेगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको दे दिया अगर 4 CO2, CH4, वाटर वेपर, HFC, तो लिखेगा उपरोक्त सभी, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी। कोई एक उसमें से दिया, 3 अलग दिया, तो आप उसको पहचान लेंगे क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से क्वेश्चन क्या कर सकता है कि सारे ग्रीन हाउस गैस देगा और कहेगा इसमें से सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग में किस ग्रीन हाउस गैस का योगदान है, तो उसको समझा जाए। जो सबसे मुख्य गैस है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, वो है CO2। CO2 क्या करता है? जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन, जो पेट्रोल, कोयले, डीजल के जलने से पैदा होता है, ठीक है, ये वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 को रिलीज करता है। कितना? इससे 50% CO2 रिलीज होता है, ठीक। और जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई से 10%, ठीक है। तो समझ लीजिए 60 से 65% अकेले CO2 ये क्या हो रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो समझ लीजिए 60 से 65% जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो कौन है? अकेले CO2 का योगदान है पूरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60 से 65% का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस, ठीक। फिर CH4 जो मीथेन है, इनका ग्लोबल वार्मिंग के लिए 15% का योगदान है, ठीक। ये कैसे निकलती है? तो धान के खेत से, पालतू पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली पशु, कोयले की खान से, और आर्द्र भूमि जिसे बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है, इन जगहों से मीथेन निकलता है और इनका 15% का योगदान है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और इन दो चीजों से, फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन से 60 से 65% CO2 रिलीज होती है, ठीक है, इतना। तो इनका योगदान ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60 से 65% है, ठीक है। तो बात आप समझ गए, ये दो गैस सबसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस है, ठीक है। बाकी सभी गैस हैं लेकिन ये दो मुख्य हैं, ठीक है, इनका परसेंटेज सबसे अधिक है, ठीक। तो आप ये भी समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, उसमें भी सबसे मुख्य गैस कौन से हैं। अब बात आती है कार्बन उत्सर्जक देश कौन से हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब देखिएगा, चाइना, चीन 30% विश्व में प्रथम स्थान, ठीक है, CO2 का उत्सर्जन करने वाला, कार्बन का उत्सर्जन करने वाला, उत्सर्जन का मतलब होता है एमिट करना, एमिशंस करना, ठीक है, ये करने वाला चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आपसे कहे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इस धरती पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक, या विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश इसको रिलीज करता है या एमिशन करता है, कार्बन का एमिशन कर रहा है, कार्बन एमिट कर रहा है, तो आप बताएंगे चीन 30%, विश्व में प्रथम है। बात को यहां समझिएगा, इन दोनों में USA 15%, ये प्रति व्यक्ति में प्रथम है। तो आप कहेंगे यहां क्या अंतर है? तो चूंकि चाइना का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो ये विश्व में प्रथम स्थान रख रहे हैं, USA उससे बहुत छोटा है, 15% कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ का हर व्यक्ति कार्बन एमिशन में अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, कार्बन एमिट करने में, इसलिए 15% है, क्योंकि ये क्षेत्रफल में देश छोटा है, इस कारण 15% है। अगर व्यक्ति की बात कर लिया जाए तो यहाँ हर एक व्यक्ति का कार्बन एमिट में योगदान है, कार्बन उत्सर्जन में योगदान है, इस कारण ये प्रति व्यक्ति में प्रथम है पूरे विश्व में। और ओवरऑल अगर बात किया जाए कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन में किसका योगदान है, तो वो 30% चाइना का, क्योंकि इनका क्षेत्रफल बड़ा है। अब समझ में आया? ये पूरा मिला के 30% निकाल रहे हैं पूरे विश्व का, इस कारण इनका विश्व में प्रथम स्थान है कि कार्बन को एमिट कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति में कहेगा प्रथम कौन है, तो ये USA है, 15% इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्रफल में इनसे छोटा है, लेकिन यहाँ का हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। अब समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति प्रथम में USA 15% और चाइना 30% पूरे विश्व में प्रथम है, ठीक। तीसरे नंबर बात आती है यूरोपियन यूनियन, इसमें कई कंट्री हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, 9% कार्बन को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और भारत का योगदान कार्बन एमिशन, कार्बन एमिट में ये 7% है, 7% है, ठीक है। तो ये कार्बन उत्सर्जक प्रमुख देश हैं जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब देखिए
ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है, ठीक है, इंपैक्ट। ठीक, तो आइए बात किया जाए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में। सबसे बड़ी बात कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है भाई, औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, औसत तापमान में वृद्धि, ठीक है। और उस औसत तापमान की वृद्धि से देखिए अंतर क्या होता है, दोनों तरफ में आपको समझ में आएगा क्या हमारे धरती पर, मानव पर, जीवन पर, मानव जीवन पर, पशुओं पर, पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए जब औसत तापमान में वृद्धि होगी, पूरी चीज तो आप समझ गए कि वृद्धि कैसे होगी। तो जब औसत तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू करेगा, और ग्लेशियर बर्फ की चट्टान, ठीक है, ग्लेशियर जब पिघलना शुरू होगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो जो उसके किनारे नदियां हैं छोटी बड़ी सब, वो क्या होंगी, भर जाएंगी बहुत ज्यादा पानी से, जल से। तो बाढ़ और सूखा की स्थिति शुरू हो जाएगी, फ्लड एंड ड्रॉट्स की स्थिति होगी, बाढ़ और सूखा, ठीक है। और जब बाढ़ और सूखा की स्थिति आएगी तो एग्रीकल्चर, कृषि पर बैड इंपैक्ट, बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए ये आप प्रभाव में अगर इसको जोड़ेंगे तो आप इससे मेंस भी लिख सकते हैं पूरे टॉपिक में, अगर कोई पूछेगा तो आप इससे मेंस का क्वेश्चन भी बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप समझ गए, क्लाइमेट चेंज, उससे ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के जल स्तर, ओशियन का जो वाटर लेवल है उसमें वृद्धि हो जाना, जिससे बाढ़ और सूखा की स्थिति होना, उससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ना, भूखमरी की समस्या हो जाएगी। आप जान ही रहे हैं कृषि खराब होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, तो भूखमरी की समस्या शुरू हो जाएगी। फिर देखिए दूसरा, औसत तापमान वृद्धि से क्या होगा, जलाशय और तालाब में जो वाष्पीकरण का दर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होने लगेगा, इवापोरेशन, ठीक है। उससे क्या होगा, बादल का ज्यादा बनना, बादल ज्यादा बनने लगेंगे, ठीक। और बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश ज्यादा होने लगेगी, और बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ की समस्या फिर रूप ले लेगी, और बाढ़ से जानते ही हैं जन धन की कितनी हानि हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है, ठीक। दूसरा देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, तापमान के बढ़ने से, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, मानव और पशु, ह्यूमन एंड एनिमल्स के जो शरीर का मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो क्या होगा, चेंज होने लगेगा। मेटाबॉलिज्म शरीर में क्या करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म शरीर में विषैले पदार्थों को निकालता है, तो क्या होगा, मानव और पशुओं के शरीर का मेटाबॉलिक इफेक्ट चेंज होने लगेगा, जिससे इन पर, इनके जीवन पर खतरा होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता ही खत्म होने लगेगी। तो सोचिए कितना बैड इंपैक्ट है। फिर क्या हो ग्लोबल वार्मिंग से, आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, परजीवी, प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, इनका प्रकोप बढ़ेगा। इनके प्रकोप बढ़ने से क्या होगा, बीमारियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, बीमारियां अधिक फैलने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी, और जिससे मानव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बीमारी होगी तो मानव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, मीन्स लिखना हो कि फिर मानव क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वो बीमार हो जाएगा, तो अपनी छुट्टी लेगा, अपने काम पर नहीं जाएगा, तो इकोनॉमी में भी उसकी दिक्कत आएगी, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होगी, और व्यक्ति की अगर खराब होती है आर्थिक स्थिति तो फिर समाज पर, देश पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का ये इंपैक्ट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ये पूरा अच्छे से समझे होंगे, इसकी मीनिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस नाम कैसे आया, ग्रीन हाउस अगर इफेक्ट है तो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उससे कैसे अंतर है ग्लोबल वार्मिंग में, आप ये समझे। उस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, फिर जो कारण है, जो गैसें हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, तो वो कार्बन उत्सर्जक प्रमुख देश कौन से हैं। फिर हम लोगों ने प्रभाव को देखा, ठीक है। अब इसकी अभी दूसरी पार्ट भी आएगी दोस्तों, उसमें आपको लेके आऊंगा फिर पार्ट 2, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का समाधान क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का उपाय क्या है, ठीक है। वैश्विक तापन, वर्ल्ड तापन के उपाय क्या क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग उसमें चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।